Northeast PSC. Today we'll be discussing a very important and interesting topic actually. There is an economic slowdown in China for a long time now. It has been addressed by a various newspaper all over the world. द हिंदू में भी कई सारे वो आया है, आर्टिकल्स आया है. तो चाइना में जो स्लोडाउन हो रहा है इसको हम लोग एक बार देखने की कोशिश करेंगे. और चाइना की जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है वो हमें समझने की क्यों ज़रूरत है, इन तमाम जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको इस वीडियोस में मिल जाएगा. और जब भी कोई बड़ा इकोनॉमी, चाइना इज़ दी सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, कोई भी बड़ा इकोनॉमी अगर कैओटिक हो जाता है ये पूरी दुनिया भर के देशों के लिए क्या हो सकता है, आपका चिंता का विषय हो सकता है. अगर रशिया में कुछ होता है, अगर यूएस में कुछ होता है, अगर चाइना में कुछ होता है, वो पूरे दुनिया भर की जो इकोनॉमी है उसको तहस नहस कर सकती है. इसी संदर्भ में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है. इकोनॉमिक स्लोडाउन जो हो रहा है चाइना में, ये आपको यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस टॉपिक. ओके, without any further ado, let's begin today's discussion. Okay, this is me. Again and again I will be saying this thing in all the videos. This is me. I teach political science and international relations. It's been more than 3 years that I am teaching now, and these are other information that you can gather about me. If you want to know more about me, then you can connect with me on Twitter and LinkedIn. So having said that, let's begin today's discussion. ओके, सो चाइना जो है अभी रिसेंटली क्या है, कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं, कई सारे स्टेप्स लिए हैं. मैनी इनिशिएटिव्स एंड स्टेप्स हैज़ बीन टेकन बाय चाइना, ताकि जो इनकी जो बड़ी बड़ी जो बैंक्स है, जो मेजर बैंक्स है, उनके सामने जितने भी सारे चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ कि लोग लोन कम ले रहे हैं, लोग इन्फ्लेशन में फाइट कर रहे हैं, तो बोले कि हमें क्या करना चाहिए. चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बोला कि लेंडिंग रेट्स को कट कर दीजिए. जैसे आप इंटरेस्ट रेट कट कर देंगे, लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या लेंगे, आपसे लोन लेंगे. जब लोग लोन लेंगे उस पर लोग क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे. जब स्पेंड करेंगे तो आपको क्या होगा, इकोनॉमी रिवाइव होगा. तो इसी मकसद से चाइनीज़ गवर्नमेंट ने रिसेंटली, चाइनीज़ गवर्नमेंट को जो बैंक्स हैं, बैंक्स को बोला है कि आप इंटरेस्ट रेट को कम कर दीजिए, ताकि लोगों के हाथ में पैसा जाए और इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सकता है. ठीक है. एंड द अमाउंट ऑफ फंड्स इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर टू होल्ड इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होपिंग टू प्रिवेंट अ फर्दर डाउनटर्न इन द एलिंग प्रॉपर्टी सेक्टर. तो बोले कि जो आपका कुछ जो इंस्टीट्यूशंस है जो फॉरेक्स रिजर्व को कंट्रोल करके रखते हैं, उस मात्रा को अगर आप मान लीजिए कि किसी के पास $3 बिलियन की फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है, $3 बिलियन की फॉरेक्स रिजर्व है, तो उसको घटा के आप $2 बिलियन कर दीजिए या फिर $1 बिलियन कर दीजिए. बाकी पैसा आप मार्केट में लगा दीजिए ताकि मार्केट जो है आपका रिवाइव हो पाए. तो चाइना ने ये अनाउंस किया है. उसके अलावा जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है ये कई सारे इकोनॉमिक समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं. इनका एक्सपोर्ट्स घट रहा है. ठीक है, देयर इज़ अ स्लाइड इनटू डिफ्लेशन. ठीक है, डिफ्लेशन होना ख़राब बात है. रिकॉर्ड हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ जो है एकदम मारा फिर रहे हैं. लगभग मतलब ज़्यादातर देशों में जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. स्पेशली जो यूक्रेन रशिया की जो वार हो रही है उसके वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि दुनिया भर में अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है या फिर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला है. और चाइना में रियल एस्टेट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाइना की इकोनॉमी को रिवाइव करने में. लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर में भी मंदी आई हुई है. ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि चाइना में जो इकोनॉमिक स्लोडाउन हो रहा है ये कितना खतरनाक है, कितना भयावह है, कितना वो है, इसमें इश्यूज है. तो देखिए, इकोनॉमी की डाटा अगर आप देखें तो इन द सेकेंड क्वार्टर एज अगेंस्ट द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ दिस ईयर, जो आपका पहले क्वार्टर के Q1 और Q2 का अगर कंपेयर करें तो Q2 में क्या है, ओनली 0.8% ग्रोथ हुई है चाइनीज़ इकोनॉमी, विच इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग, वेरी वेरी फ्राइटनिंग. ठीक है, और जो पूरा एनुअल जो रेट होगा ये 3% होगा, अमंग द वीकेस्ट इन द लास्ट 3 डिकेड्स. तो चाइना की इकोनॉमी बावजूद कोविड ये पॉजिटिव में जा रहा था. पूरे दुनिया भर में शायद एक लौता ऐसा इकोनॉमी था जो पॉजिटिवली ग्रो हो रहा था. लेकिन अभी जो है इस साल ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है चाइना सिर्फ 3% पर ईयर के हिसाब से इस बार ग्रो करेगा. ये बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही डरावना एक रिपोर्ट है. ठीक है, चाइना के लिए ये गुड न्यूज़ नहीं है. और चाइना की जो इकोनॉमी है, जैसे आपका वो हुआ
जो आपका पेंडेमिक जब ख़त्म हुआ, जब इन लोगों ने इकोनॉमी को ओपन अप करने की कोशिश किया, उसके बाद कई सारे इंडिकेटर्स आए, ऐसा लगा कि चाइना जो इकोनॉमी है वो रिवाइव हो रहा था, लेकिन वो रिवाइव जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज़्यादा देर चला नहीं। ठीक है, जैसे आपका टूरिज्म सेक्टर में चेंजेस आने लगे थे, रिटेल सेक्टर एक्सपोर्ट ग्रोथ हो रहा था, विथ इवन एलिंग रियल एस्टेट सेक्टर सीमिंग टू हैव बॉटम्ड आउट। तो रियल एस्टेट सेक्टर में भी जो है आपका जो बदलाव, पॉजिटिव चेंजेस देखने के लिए मिल रहा था आफ्टर द कोविड लॉकडाउन वाज ओपनड अप। लेकिन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अभी दिखाते हैं कि द कंट्री सफर्ड इट्स बिगेस्ट फॉल इन एक्सपोर्ट्स इन मोर देन 3 years। 3 साल में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में अगर गिरावट आई है तो ये इस साल आया है। चाइना का जो एक्सपोर्ट है क्या होता था, $340 बिलियन होता था 2021 में अगर हम बात करें, लेकिन अभी देखिए सिर्फ $284 बिलियन है। लगभग कितना है, लगभग $40 बिलियन, मतलब $60 बिलियन की वो है गिरावट आई है, विच इज़ अ बिग नंबर, बिग नंबर। ठीक है, अगर आप इसकी बात करें, द जुलाई एक्सपोर्ट नंबर्स वर इवन मोर अलार्मिंग, हैविंग प्लंज्ड बाय 14.5% कंपेयर टू द ईयर अगो पीरियड। इंपोर्ट करते हैं चाइना, बहुत भारी मात्रा में इंपोर्ट भी करते हैं, तो 12.4% घट गया है। इंपोर्ट्स टू टम्बल 12.4% फ्रॉम ए ईयर अर्लियर टू 201 बिलियन इन ए साइन ऑफ वीक डोमेस्टिक डिमांड। लोग जो है डिमांड, लोगों के बीच में डिमांड घट गया है, लोग उतना ले नहीं रहे हैं, तो बाहर से इंपोर्ट करने का भी कोई फायदा नहीं, तो बाहर से जो इंपोर्ट की कॉन्सेप्ट है वो भी 12.4% घट गया है। ठीक है, द कंट्रीज ग्लोबल ट्रेड सरप्लस नैरोड बाई 20.4% फ्रॉम ए रिकॉर्ड हाई ए ईयर अगो टू 80.6 बिलियन। तो ये सारे क्या है, आपका डेटा है, आपको मागअप नहीं करना है, आपको एक आइडिया लेना है कि व्हाट इज़ रियली हैपनिंग इनसाइड चाइनीज़ इकोनॉमी। और सबसे दिक्कत की बात है कि चाइना में क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में हमें डिटेल या फिर जो सही आंकड़े हैं, जो रियल पिक्चर है वो हमें नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के सरकार जो काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव है। ठीक है, वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पर क्या है आपका काफ़ी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो चाहेंगे वही होगा। तो गवर्नमेंट नहीं चाहते कि इस तरह की डेटा बाहर आए, है ना। तो उसके बावजूद भी जो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन ये हमें दर्शाता है कि चाइना के अंदर क्या चल रहा है। फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फिगर की अगर हम बात करें, चाइना जो है डिफ्लेशन में चला गया, क्योंकि जो कंज्यूमर प्राइस की जो जब हम बात करते हैं ये भी घट गया इन जुलाई फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर देन 2 years, 0.3% से घट गया। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स घटना भी बहुत बड़ा संकेत होता है कि कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो घट गया है, कंज्यूमर के हाथ में पैसा नहीं है, वो खरीद नहीं पा रहे। ठीक है, डिप्लेशन का मतलब क्या होता है, फॉलिंग प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इज कॉज्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग वेनिंग कंजम्पशन। लोग कंज्यूम नहीं करेंगे तो बेच नहीं पाएंगे, जब बेचेंगे नहीं तो फिर आपको क्या होगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो कीमत है वो घट जाएगा। जब घट जाएगा तो वो क्या होता है, देखिए इन्फ्लेशन हमेशा इकोनॉमी के लिए नहीं खराब होता है। इन्फ्लेशन क्या होता है, देखिए जो आरबीआई के पास मैंडेट है वो क्या है, आरबीआई के पास मैंडेट है कि 4+-2% आपको इन्फ्लेशन मेंटेन करना है। मतलब अपर लिमिट 6 तक जा सकता है, लोअर लिमिट 2% तक आ सकते हैं। मतलब कि 2 to 6% अगर इन्फ्लेशन चल रहा है वो इकोनॉमी के लिए अच्छा है। मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन इज गुड, हाइपर इन्फ्लेशन इज नॉट गुड, लेकिन डिफ्लेशन भी नॉट गुड। ठीक है, अगर चीज़ों की दाम अगर घट रहा है इट इज ऑल्सो नॉट ए गुड साइन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका डिफ्लेशन हो रहा है। और एक साइन क्या है यहाँ पर, The slowdown was evident when youth unemployment hit a record high of almost 21%. तो यूथ भी अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। नेशनल डेब्ट दैट एट द लोकल गवर्नमेंट लेवल इज पाइलिंग। जो लोकल गवर्नमेंट की बात करें, जैसे इंडिया में क्या आपका म्यूनसिपैलिटी है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, ठीक उसी तरह से चाइना में भी कुछ लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है जो भारी मात्रा में डेट लेके बैठे हैं। तो ये भी संकेत है कि सिचुएशन वहाँ पर बहुत बुरा है, और पूरे दुनिया भर में एक मेजर इकोनॉमी में अगर सिचुएशन बुरा है तो पूरे दुनिया भर के लिए ये टेंशन की विषय है। लेकिन ये मामला यहाँ पर आया कैसे, तो चाइना ने क्या किया, 0 कोविड पॉलिसी अपनाया था कि एक भी कोविड केस ना आया। उसके लिए एकदम पूरे देश को
इतना स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन कहीं पर भी नहीं मिला जितना आपका चाइना में लगाया था। स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया और इसकी वजह से इकोनॉमी जो है आपका धीरे धीरे डिसलेरेशन होने लगा। इकोनॉमी की जो रफ्तार है वो गिरने लगा। लगभग 50 साल पहले की बात है जब जो डेन शाओपिंग के टाइम, नॉट डेन शाओपिंग, आई थिंक अभी हो गया आपका 23 या तो माओ जेडंग, about 5 decades ago, China's economy was considered at the center on foreign relations, put it an economic afterthought. लगभग 50 साल पहले इसको बोला जाता था कि एन इकोनॉमिक आफ्टरथॉट, ये टर्म यूज़ किया जाता था चाइनीज़ इकोनॉमी के लिए। लेकिन क्योंकि माओ जेडंग के बाद आते हैं एक बहुत ही विजनरी लीडर जिनका नाम है डेन शाओपिंग, ये आने के बाद मार्केट को ओपन कर देते हैं। लगभग 1978 में जो लिबरलाइजेशन इंडिया में 1991 में हुआ वो चाइना में लगभग 1978 में हुआ। फिर जैसे ही इकोनॉमी को खोलने लगे तो स्टेट ओनरशिप और जो सेंट्रल प्लानिंग जो माओ जेडंग के टाइम में था वो चीज़ धीरे धीरे ये लोग वीक करने लगे, उसको क्या करने लगे, मतलब ओपन अप करने लगे। क्योंकि माओ जेडंग की जो पॉलिसी था, माओ जेडंग की जो कॉन्सेप्ट था, उसकी वजह से चाइना और ज़्यादा गरीब हो रहा था और ज़्यादा क्या हो रहा था आपका पीछे जा रहा था। तो डेंग शाओपिंग ने क्या किया, जो इकोनॉमी है उसको लिबरलाइज किया, जिसकी वजह से जो फॉर्मेशन ऑफ रूरल एंटरप्राइजेस एंड प्राइवेट बिजनेसेस स्टार्टेड कमिंग इन एंड लिबरलाइज फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसके बाद से देयर इज़ ए बूम इन चाइनीज़ इकोनॉमी ग्रेजुअली एंड स्लोली। आज के डेट में दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। ये श्रेय जाता है आपका डेन शाओपिंग की। ये तो सक्सेस स्टोरी हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक क्यों आया, ये जीरो कोविड की वजह से ये सिचुएशन यहाँ पर ख़राब हो रहा है। फिर 1978 के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि जो चाइना का जो एवरेज रियल ग्रोथ था वो 9% से भी ज़्यादा था। कई सारे साल में तो बहुत ज़्यादा, एकदम 13% से ऊपर भी ग्रो हो रहा था। जब इंडिया में एलपीजी हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद कुछ साल बाद इंडिया 10% ग्रो कर रहा था पर ईयर। तो जो सक्सेस स्टोरी है बहुत अच्छा चल रहा था लिबरलाइजेशन के बाद चाइना में भी, ठीक है। 9% के पर ईयर के हिसाब से चल रहा था और 13% भी चल गया। यहाँ पर बोल रहा था कि बेजिंग में क्या हो रहा है, आपका ग्रोथ मिरेकल हो रहा है। बेजिंग ग्रोथ मिरेकल एकदम, मतलब यहाँ पर एकदम जादुई चमत्कारी शक्ति चल रही है बेजिंग में, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इनका ग्रोथ होने के पीछे का कारण क्या था, ये सप्लाई पे ज़्यादा ध्यान दिया कि हम कितना सप्लाई कर सकते हैं, डिमांड नहीं, डिमांड पे उतना ज़्यादा वो फोकस नहीं किया। इसका मतलब कि चाइना का जो जीडीपी था वो भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट देख रहा था, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से आप बहुत लार्ज नंबर में इंडस्ट्रीज़ आप सेटअप करते हैं। और जब इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा हुआ, आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम आपने क्या करने लगा, पूरी दुनिया भर में आप अपना जो प्रोडक्ट्स है उसको आप एक्सपोर्ट करने लगे, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंड मनी ऑन रोड्स, रेलवेज एंड एयरपोर्ट्स। जब रोड, रेलवे और जो एयरपोर्ट है ये सब अगर सही होगा तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और ज़्यादा मजबूत होगा। जब ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो नेचुरली क्या होगा, आपका ट्रेड अच्छा होगा, और ट्रेड अच्छा होगा तो इकोनॉमी ही सब कुछ है ना भाई। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, इस ऐसे मामले में बैंक्स क्या कर रहे थे उस टाइम, बैंक्स भी जो गवर्नमेंट का जो इंडस्ट्रीज़ था उसको दे रहे थे लोन और कंज्यूमर्स को नहीं दे रहे थे, ठीक है। अभी जब ये सब हो रहा है, रिसेंटली जब इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बोला है कि हमें बहुत जिन्युइन डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए, ना कि इन्फ्लेटेड। जिन्युइन की मतलब क्या हो कि जो आपका एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ जो हो, या फिर सस्टेनेबल ग्रोथ की कॉन्सेप्ट हो, वो सब की बात है। इन्फ्लेटेड मतलब कि एकदम हवाबाजी के चक्कर में नहीं, बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल प्रोजेक्ट नहीं लेना है, सिर्फ हमें प्रॉफिट के चक्कर में पूरे देश को हमें नुकसान नहीं करवाना है। तो इस तरीके की चीज़ें को लेकर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ये बोला है कि वी नीड मोर जिन्युइन नॉट इन्फ्लेटेड ग्रोथ। तो एनालिस्ट्स कहते हैं कि गवर्नमेंट विल हैव टू पिवट टुवर्ड्स ए कंजम्पशन लेड मॉडल। अभी आपने बहुत कर लिया, जो वो है सप्लाई के पर्सपेक्टिव से आपने इकोनॉमी को बनाने की बहुत कोशिश कर लिया। अभी लोगों की जो कंजम्पशन है, लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, उस चीज़ को फुलफिल करने के मकसद से यू विल हैव टू फॉर्मुलेट योर इकोनॉमिक पॉलिसीज, ताकि ये जो स्लो डाउन है इसके बाहर आप आ पाए। मतलब कि लोगों के हाथ में पैसा जाना चाहिए, ठीक है। जो बैंक का जो लोन है वो स्टेट
कि इंडस्ट्रीज के पास ना जाए, लोगों के हाथ में आ जाए, ठीक है। व्हेन पीपल विल हैव मनी पीपल विल स्पेंड, और जब पीपल विल स्पेंड देयर विल बी मनी क्रिएशन, ठीक है। क्या होगा आपका मनी क्रिएशन, इसको क्या बोलते हैं, और एक टर्म है मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। तो मनी मल्टीप्लायर जब होगा मतलब कि लोगों के पास में पैसा होगा तो इकोनॉमी रिवाइव भी करेगी। आई एम हैविंग कोल्ड सो you can guess with my voice but it's okay, let's begin। तो लोगों के हाथ में पैसा दे। उसके अलावा और एक कारण है कि ये जो ग्रोथ नीचे जा रहा है या फिर जो इकोनॉमी नीचे जा रहा है वो यूएस और चाइना के बीच में जो राइवलरी है, ठीक है। और चाइना +1 की जो कॉन्सेप्ट है कि मतलब सारा इन्वेस्टमेंट चाइना है पे ही नहीं, किसी और कंट्रीज पे भी रिलाई करना है, तो इस तरह की कॉन्सेप्ट ने भी क्या किया है आपका कंट्रीब्यूट किया है इन फर्दरिंग द स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी इन चाइना। सो व्हाट डज चाइनास रियल एस्टेट सेक्टर हैव टू डू विद द स्लो डाउन, मतलब जो चाइना में जो रियल एस्टेट सेक्टर है जो आपका हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं या फिर अलग बड़े बड़े जो आपका जो बिल्डिंग्स के काम लेते हैं उनका इससे क्या लेना देना है, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक मॉडल है चाइना में, इट इज़ मोस्ट विजिबल इन द डेट स्पायरल एंड स्लम्प ऑफ चाइनास प्रॉपर्टी सेक्टर। सबसे बड़ा रीज़न कि चाइना में अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है तो इसका जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, जो रियल एस्टेट सेक्टर है, वहाँ पर गिरावट आई है, ठीक है। तो अमेरिका's नेशनल ब्यूरो इकोनॉमिक रिसर्च बताते हैं कि रियल एस्टेट और इसके अन्य जो आपका सेक्टर्स है ये तमाम मिला के लगभग 29% जीडीपी बनाते हैं चाइना का, और ये बहुत ही एकदम इम्पॉर्टेंट पिलर है चाइनीज इकोनॉमी का, रियल एस्टेट सेक्टर, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो कि अगर हम लोग चाइना की बात करें, लगभग 70% ऐसा घर है जिनके जो आपका प्रॉपर्टी है वो जिनका उनका जो संपत्ति है, जो उनका जो वेल्थ है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके रखे हैं। लेकिन ये सारे कंपनीज अभी ने क्या किया, इन्होंने इतना ज़्यादा लोन एक्वायर किया है बैंक से कि इनके पास अभी क्षमता नहीं है कि वो लोन वापस चुका पाए। तो इससे लोगों के मन में अभी संदेह आने लगा है कि क्या पता कि हमारा पैसा सब डूब ना जाए। और जब भी कोई भी इकोनॉमी में फियर घुस जाता है ना, फियर फ्रॉम स्पेंडिंग, अगर आप खर्चा करते वक्त अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप खर्चा करने में अगर आपको डर लग रहा है, इसका मतलब ये है कि उस इकोनॉमी में वो इकोनॉमी स्लो डाउन होना तय है। द गवर्नमेंट दैट ईयर क्रैक डाउन ऑन ओवर लेवरेज डेवलपर्स, जिसको बहुत ज़्यादा ही पैसा मिल रहा था, बहुत ज़्यादा ही सरकार के तरफ से एकदम मतलब बख्शिशें मिल रही थी, उसको देखा गया कि अरे भाई इसको इतना ज़्यादा पैसा कैसे मिला, एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर 3 रेड लाइंस रेगुलेशन बनाया गया है चाइना में कि वो तीनों चीज़ों को आपको मानना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो कि ये तीनों रेड लाइंस को क्रॉस कर चुके हैं, उसके बावजूद भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वो सारे कंपनी ही क्या करते हैं, आपका एक मैसेज सेंड करते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने इतना लोन ले लिया है कि लोन आप नहीं चुका पाएंगे। इन 2021 व्हेन डिमांड फॉर प्रॉपर्टी एंड न्यू सेल्स ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली, कोविड की वजह से ड्रॉप वो हो गया, नए प्रॉपर्टी और जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा घट गया। तो जो डेवलपर्स थे, जो आपका रियल एस्टेट बिल्डर्स जो थे, उनके पास अभी क्या था, जो भी पैसा उन्होंने बिल्डिंग में लगा दिया था वो ख़त्म हो गया, वो अभी आ नहीं रहा है। जब तक नहीं बेचेंगे तो उनके हाथ में पैसा कैसे आएंगे, और जब पैसा नहीं आएंगे जिससे उन्होंने क्रेडिट लिया है बैंक वगैरह से, तो उनको रिपे कैसे करेंगे। तो ये हाउसिंग क्राइसिस बहुत बड़ा रोल प्ले किया है चाइना के इकोनॉमी को नीचे जाने में, ठीक है। एक सबसे बड़ा कंपनी है चाइना में रियल एस्टेट बिजनेस का, उसका नाम है एवरग्रांडे ग्रुप। इसने क्या किया, $300 बिलियन की जो लोन है चाइनीज गवर्नमेंट से जो लिया गया था गवर्नमेंट बैंक से, उसको डिफॉल्ट कर दिया, उसको क्या कर दिया आपका, वो नहीं चुका पाया। और सबसे रिसेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ चाइनीज रियल एस्टेट ट्रैवल इज इन द लिक्विडिटी क्राइसिस एट द कंट्री गार्डन वाज द कंट्रीज लार्जेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर। ये कंट्री गार्डन ने क्या किया है, आपका 1 मिलियन होम कंप्लीट किया है। जापानीज इन्वेस्टमेंट बैंकर नोमुरा कहते हैं कि लगभग 1 मिलियन जो है बैंक मतलब होम्स इन्होंने बनाया है, मगर इनके वहाँ पर भी अभी सिचुएशन हालत ख़राब है। मतलब इतने बड़े बड़े जो आपका रियल एस्टेट कंपनी है वो यहाँ पर इस जो चुंगल में फंस गया है, और ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्लो डाउन में हद से ज़्यादा। क्योंकि आप मान लीजिए अगर कल को अदानी और अंबानी या फिर अजीम प्रेमजी या फिर रतन टाटा इस तरह के लोग अगर भारी मात्रा में
लोन ले और चुका ना पाए, what will be the ultimate effect on our economy? It will be the marginalized people, or it will be the small traders, small मर्चेंट्स, जिनको फंडिंग्स नहीं मिलेंगे, जिनको क्रेडिट नहीं मिलेगा बैंक से। जब उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा उनका बिजनेस फ्लरिश नहीं होगा। जब करोड़ों के तादाद में पैसा लेके लोग नहीं चुका पाएंगे, वैसे में एक नॉर्मल व्यक्ति, एक फार्मर जो है आपका लोन नहीं ला पाएंगे बैंक से। तो ये सारे इश्यूज हो रहा है चाइना में। और चाइना का जो इशू है ये हमारे लिए कंसर्न क्यों है? धवल जोशी है, ठीक है, तो ये बताते हैं कि चाइना हैज़ जनरेटेड 41% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रोथ इन द पास्ट डिकेड। पिछले 10 साल में लगभग 41% जो दुनिया में जो ग्रोथ हुई है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ चाइनाज कंट्रीब्यूशन। लगभग 22% यूएस ने कंट्रीब्यूट किया है, उसका डबल होता है, ये डबल कंट्रीब्यूट किया है चाइना ने। लेकिन अगर ऐसे मामले में अगर चाइना में इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाता है तो पूरी दुनिया भर के लिए ये बैड न्यूज़ है, ठीक है। और पूरा जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ है वो लोग कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 9% टू द ग्लोबल ग्रोथ, वर्ल्ड्स ग्रोथ। इसका मतलब यह है कि चाइना हैज़ जनरेटेड 1.1 परसेंटेज पॉइंट्स ऑफ द 2.6% रियल ग्रोथ रेट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। जो पूरे दुनिया भर में जो आपका ईयरली 2.6% जो रियल ग्रोथ हो रहा था, उसका 1.1% ग्रोथ सिर्फ कंट्रीब्यूट किया जा रहा था चाइना के द्वारा, विच इज़ अ बिग नंबर, बिग नंबर, ठीक है। लेकिन it made up this big chunk of the global growth because its economy was growing at about 89% a year. जो इकोनॉमी कभी 9% कभी 13% चल रहा था, ये पिछले 10 साल में हद से ज़्यादा 89% पर ईयर भी ग्रोथ हो रहा था। So now that its growth rate is half of that, its contribution would also be halved to about 0.5 points. तो अगर चाइना की कंट्रीब्यूशन ग्लोबल ग्रोथ में घट जाए, 89 नहीं 8.9 होगा ये, तभी कहें व्हाट इज़ दिस। तो अगर इनकी जो आपका वो है ग्लोबल कंट्रीब्यूशन है वो घट जाता है, तो अल्टीमेटली हम जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो अफ्रीका में जो एकदम अंडर डेवलप कंट्रीज़ है, उन सारे कंट्रीज़ के लिए ये क्या है? बैड न्यूज़ है। तो इसीलिए इस टॉपिक को आपको जानना ज़रूरी था। इस पर अगर आपको कोई नया कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको अगर कहीं पे कुछ लगा कि इट हैज़ टू बी इंक्लूडेड और इट इज़ मिस्ड आउट, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रेस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।